बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज बिजनेस फाइनेंस एसी 501 के लेसन नंबर 41 में 42 की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी। ये जो कि प्रीवियसली पिछले 3-4 साल की प्रैक्टिस थी कि एसीसी 501 में लेसन नंबर 40 तक ही आ रहा था, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने इसको 45 तक कर दिया है फाइनल टर्म में। तो अभी स्टूडेंट्स के मुसलसल इसरार पर मुझे ये लेक्चर अपलोड करना पड़ा है। खैर, टाइम ज़ाया किए बगैर लेक्चर की तरफ आते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी, ये बात बेसिकली हो रही है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की कि हम शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं या शॉर्ट टर्म कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके हवाले से यहाँ पे डिस्कशन हो रही है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, पहले उनको डिस्कस करते हैं और फिर आगे आगे चलते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए चले जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास, बल्कि मैं थोड़ा सा एक थीम क्लियर कर दूं ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो। बिजनेसेस क्या करते हैं कि वो दो तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि उनकी पॉलिसी दो तरह की होती हैं। एक है जी हाई करंट एसेट्स, दूसरा है लो करंट एसेट्स। अब इसमें भी दो पॉलिसीज आ जाती है, एक हाई शॉर्ट टर्म डेट, हाई शॉर्ट टर्म डेट और लो शॉर्ट टर्म डेट। क्या मतलब है इसका कि हाई लॉन्ग टर्म डेट। दूसरा इसमें आता है हाई लॉन्ग टर्म डेट या फिर लो लॉन्ग टर्म डेट। अब ये मैं लिख क्या रहा हूं, होता बेसिकली क्या है कि कंपनीज, अब नॉर्मली आप लोग देखते हैं अगर आप करंट रेशियो कैलकुलेट करें तो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट्स तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 या डबल फिगर में होते हैं करंट लायबिलिटीज के। तो इसका मतलब है कंपनी के करंट एसेट्स ज़्यादा हैं, करंट लायबिलिटीज कम है, तो बाकी का उसने जो मेंटेन किया हुआ है वो लॉन्ग टर्म डेट से या कैपिटल से अपने करंट एसेट्स को मेंटेन किया हुआ है। और अक्सर का कंपनीज कैपिटल से अपने करंट एसेट्स मेंटेन नहीं करती, कैपिटल कंपनी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करती है। कंपनी अपने करंट एसेट को शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट से मेंटेन करती है। ठीक है। अब अगर तो कंपनी के करंट एसेट्स की रेशियो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटीज़, तो कंपनी फ्लेक्सिबल पॉलिसी पे चल रही है। और अगर कंपनी के करंट एसेट्स की रेशियो कम होगी, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू सेल कह रहा है लेकिन खैर अगर रेशियो कम होगी विद रिस्पेक्ट टू सेल ही बात कर लेते हैं, तो कंपनी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी पे चल रही है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंसिंग ऑफ करंट एसेट्स। फ्लेक्सिबल पॉलिसी क्या है, लेस शॉर्ट टर्म डेट एंड मोर लॉन्ग टर्म डेट। फ्लेक्सिबल पॉलिसी में लेस शॉर्ट टर्म डेट होता है और हाई लॉन्ग टर्म मोर लॉन्ग टर्म डेट होता है, यानी कि ये हमारी फ्लेक्सिबल पॉलिसी है ये वाली। और रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में क्या होता है, मोर शॉर्ट टर्म डेट एंड लेस लॉन्ग टर्म डेट। करंट एसेट्स जो कि लो होते हैं तो मोर शॉर्ट टर्म डेट और लेस लॉन्ग टर्म डेट, ये होता है बेसिकली रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में। इसके अंदर बेसिकली क्या है, कंपनी अपनी करंट एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में ये है, आप इसको बाकी तो चले चीज़ें हैं ही हैं, इतना जेन में रखें कि कंपनी अपने करंट एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी के अंदर, और फ्लेक्सिबल पॉलिसी में करंट एसेट्स में कंपनी ज़्यादा पॉलिसी इन्वेस्ट करती है। इफ पॉलिसीज आर फ्लेक्सिबल विद रिगार्ड टू करंट एसेट्स में कंपनी के पास कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ज़्यादा होती हैं, इन्वेंट्री ज़्यादा होगी, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में तीनों कम होगी एंड वाइस वर्सा। अब हमारे पास आती है ये जो करंट एसेट्स होते हैं इनको होल्ड करने, जिसे हम फर्ज करें इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री को होल्ड करने की हम कॉस्ट जो बेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए कॉस्ट हम बेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड होल्डिंग कॉस्ट। अब ये जो होल्डिंग कॉस्ट होती है ये दो हिस्सों में मुश्तमिल होती है, एक कैरी कॉस्ट कहलाती है और एक शॉर्टेज कॉस्ट कहलाती है। आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ सकते हैं सॉरी दूसरे लफ्ज़ों में ये सोचते हैं ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अब देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आप जब कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक ऑर्डर के अंदर आप कितने यूनिट्स मंगवा रहे हैं वो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाती है। अब फर्ज करें आपका ऑर्डर जो है वो 1000 का है, मतलब कि 1000 ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी, आप उसमें 10 यूनिट मंगवाएं, 1 यूनिट 100 का पड़ेगा।
आप उसमें 100 यूनिट मंगवाएं 1 यूनिट 10 का पड़ेगा, आप उसमें 1000 यूनिट मंगवाएं 1 यूनिट 1 रुपये का पड़ेगा। इसका मतलब है जैसे जैसे करंट एसेट्स की तादाद ज़्यादा होगी, इन्वेंट्री की तादाद ज़्यादा होगी, आपकी शॉर्टेज कास्ट पर यूनिट डिक्लाइन करती जाएगी। कैरिंग कॉस्ट इसके वाइस वर्सा है, जैसे जैसे इन्वेंट्री की तादाद ज़्यादा होगी कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज करती जाएगी। यही नीचे वो ग्राफ्स के वाले से भी शो करवा रहा है, ठीक है। देखिए ये कैरिंग कॉस्ट जैसे जैसे करंट एसेट की तादाद बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है, कैरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। शॉर्टेज कास्ट जैसे जैसे वो करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, शॉर्टेज कास्ट कम कर रही है। तो इन दोनों का एक ओवरलैप होता है, जहां पे कैरिंग कॉस्ट और शॉर्टेज का एक दूसरे ओवरलैप करते हैं। क्या मतलब है इसका कि वेयर कैरिंग कॉस्ट इक्वल होगी शॉर्टेज कॉस्ट के, जहां पे ये हो जाए तो ये हमारा एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यानी कि इसको मिनिमम पॉइंट कह सकते हैं आप, यहाँ पे आपकी कॉस्ट मिनिमम होगी। आप होल्डिंग कॉस्ट यानी कि दोनों कॉस्ट को ओवरऑल देखें तो इनिशियली आप डिक्लाइन कर रहे हैं और बाद में अभी कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्टेज कॉस्ट उतनी स्पीड से कम नहीं हो रही जितनी स्पीड से कैरिंग कॉस्ट राइज कर रही है, तो ये आपका मिनिमम लेवल होता है। आगे चलते हैं जी, फ्लेक्सिबल पॉलिसी तो हमारा चलता रहेगा, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ग्राफ्स हमारे जो कि है नहीं, हमने इसको करना नहीं है। कुछ हमारे पास आ गई अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग पॉलिसीज। अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग पॉलिसीज में क्या होता है कि हमारे पास दो तरह के एसेट्स, एक टेम्परेरी करंट एसेट्स होते हैं, एक परमानेंट करंट एसेट्स होते हैं। टेम्परेरी करंट एसेट्स कौन से हैं? जो सीजनल एसेट्स हैं, सेल्स रिक्वायर्ड इन्वेंट्री बिल्डअप एज ऑफन सीजन्स, यानी कि सीजन में हम इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज करती है, सीजन क्लोज हुआ एंट्री भी जीरो हो जाती है। लेकिन परमानेंट करंट एसेट में हम अपनी इन्वेंट्री की लिमिट रखते हैं कि इतनी इन्वेंट्री हमने मिनिमम मेंटेन करनी है, तो वो मिनिमम लिमिट जो है वो हमारे परमानेंट करंट एसेट्स होते हैं। इस तरह अकाउंट रिसीवेबल, इसी तरह कैश, इनकी हमने मिनिमम लिमिट रखी होती है, कम से कम इतना कैश, कम से कम इतने अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे कैरी करके चलने हैं, वो परमानेंट करंट एसेट्स होते हैं। उसके ऊपर जो फ्लक्चुएशंस आती हैं वो टेम्परेरी करंट एसेट्स होते हैं। ये देखिए जी, आप यहाँ पे देखें कि ये सारा नीचे वाला पोर्शन तो फिक्स एसेट्स और जनरल परमानेंट करंट एसेट्स का है। इसके ऊपर फ्लक्चुएशंस हैं कि सीजन में आपके करंट एसेट्स राइज कर जाएंगे, सीजन खत्म होगा करंट एसेट्स जीरो हो जाएंगे, यानी कि ये टेम्परेरी करंट एसेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे जी हम, विच इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट पॉलिसी क्या है? कैश रिजर्व्स, firm will be less likely to experience financial distress and are better able to handle emergencies। कंपनी अगर कैश रिजर्व ज़्यादा रखे तो वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को फेस नहीं करेगी, वो इस काबिल ज़्यादा होगी कि वो एमरजेंसी जो है वो को मीट कर सके। लेकिन इससे क्या होगा, कंपनी का नेट प्रेजेंट वैल्यू तकरीबन जीरो होती है। क्यों? क्योंकि जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है उन पर बहुत लो रिटर्न होता है, वो नियर टू जीरो ही होता है। फिर आता है मेच्योरिटी एडिंग, ट्राई टू मैच फाइनेंसिंग मेच्योरिटीज विद एसेट मेच्योरिटीज। हम क्या करते हैं, फाइनेंसिंग मेच्योरिटीज को एसेट मेच्योरिटीज साथ मैच कर लेते हैं। ये हैजिंग होता है कि जी मेरे अगर मैंने को डेट लिया हुआ या मेरे डिबेंचर्स हैं, तो मैंने वो डिबेंचर्स जो हैं वो 10 साल के लिए इशू किए हुए हैं, 10 साल बाद वो रिडीम होने हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सालाना बेसिस पर कुछ अमाउंट सम कॉस्ट के तौर पर निकालनी शुरू कर दी और उसको मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया। अब वो इन्वेस्टमेंट की डील भी यही है कि ये 10 साल बाद मुझे वो इन्वेस्टमेंट मिलेगी तो मैं उन डेट को पे ऑफ कर दूंगा, तो ये मेच्योरिटी हैजिंग होती है। फिर आते हैं इंटरेस्ट रेट्स। शॉर्ट टर्म रेट्स आर नॉर्मली लोअर देन लॉन्ग टर्म रेट्स। जो शॉर्ट टर्म रेट्स है तो लॉन्ग टर्म रेट से लोअर होते हैं नॉर्मली, तो ये अंडरस्टूड बात है क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट कम होता है शॉर्ट टर्म का, और लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। तो शॉर्ट टर्म जो फाइनेंसिंग है वो चीपर होती है। अब देखें तीन तरह की फ्लेक्सिबल पॉलिसी आ गई, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी आ गई और कंप्रोमाइज पॉलिसी आ गई। फ्लेक्सिबल पॉलिसी में आप करंट एसेट्स, आपने टेम्परेरी करंट एसेट्स को भी मेंटेन किया हुआ है और परमानेंट करंट एसेट तो है ही है। रिस्ट्रिक्टिव में सिर्फ परमानेंट करंट एसेट्स होते हैं, टेम्परेरी करंट एसेट्स को फोकस किया ही नहीं जाता। कॉम्प्रोमाइज के अंदर कुछ हम टेम्परेरी करंट एसेट्स को कुछ हद तक मेंटेन करते हैं ताकि हमें किसी किस्म का कोई इशू ना हो, हम हर लिहाज से अपने आप को सिक्योर लेकर चलें, तो ये कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी होती है। फिर हमारे पास आ गया नेक्स्ट कैश बजट। कैश बजट क्या है कि हम बजटिंग करते हैं कैश की कि कब कब कितना कितना हमें कैश रिक्वायर्ड होता है। अब देखिए यहाँ पे सेल्स है एस्टिमेट, क्वांटिटी 1 500 मिलियन और क्वांटिटी Q2 में 600, Q3 में 650। ये 4-5 क्वार्टर्स की सेल है 4 क्वार्टर्स की सेल है, तो पूरे साल की अगले साल का नेक्स्ट क्वार्टर में 550 की हमारी सेल है, ये क्वार्टर सेल्स है इन मिलियंस। अब इसी हिसाब से हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स जो है वो बिगिनिंग $250 है, एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा 30 डेज है, अकाउंट्स पेएबल हमारे 50% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर सेल्स, हमारी परचेजेज नेक्स्ट क्वार्टर सेल की 50% अकाउंट्स पेएबल होते हैं, मतलब ये कि क्रेडिट्स परचेज होती हैं। बिगिनिंग पेबल्स 125 हैं और अकाउंट्स पेबल पीरियड जो है वो 45 डेज का है।
देखिए हम 30 डेज में कलेक्शन कर लेते हैं और 45 डेज में पेमेंट कर रहे हैं। अदर एक्सपेंसेस में वेजेस, टैक्सेस एंड सो ऑन। अब वो कह रहा है कि मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर 200 इज एक्सपेक्टेड इन द सेकंड क्वार्टर। 200 का हमने $200 का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना है। द इनिशियल कैश बैलेंस इज $100 एंड द कंपनी मेंटेन मिनिमम बैलेंस ऑफ $50। अब हमें निकालना है, एक एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा आ गया 30 डेज। दिस इम्प्लाइज दैट 2/3 ऑफ सेल्स आर कलेक्टेड इन द क्वार्टर मेड एंड रिमेनिंग 1/3 आर कलेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग क्वार्टर। जी, मतलब कि क्वार्टर की सेल्स तो सारी कलेक्ट होगी, लेकिन 1/3 सेल्स ऐसी होगी जो अगले महीने जा कलेक्ट होंगी। तो हम क्या करेंगे, क्वार्टर 1 में 250 रिसीवेबल है, सेल 500 है। अब इसका 2/3 कलेक्ट हो गया, ये कुछ प्रीवियस आया, एंडिंग रिसीवेबल्स आ गए। अब देखिए सेल का ये एंडिंग रिसीवेबल अगले बिगिनिंग हो गए, सेल्स हमारी 600 की होगी, कैश कलेक्शन जो है वो 567 का हुआ। ये उसकी वर्किंग है बेसिकली, फिर 633 है, फिर 750 है। ये उसने कैश कलेक्शन के वाले से हमें एक टेबल दिया है। अब कैश डिस्बर्समेंट में क्या है, पेमेंट पेबल पीरियड इज 545 डेज, सो द हाफ ऑफ द परचेज विल पेड फॉर द ईच क्वार्टर एंड द रिमेनिंग विल बी पेड फॉर द फॉलोइंग क्वार्टर। अच्छा यहाँ पे देखें, $400 हमने इसी मंथ रिसीव कर लिए सेल्स के, और $200 अगले महीने से रिसीव हुए हैं। ये 400 यहाँ पे आ गया, प्लस इसको 3 पे डिवाइड करें तो ये 167 आता है, दोनों को जमा करें तो 567 आ गया। अच्छा, जो पिछले उसने कहा था वो ये बात है, ठीक है, 2/3 और 1/3। इसी तरह जो परचेजेज हैं वो हैं कि हम 45 डेज का मतलब है कि हाफ पे हम परचेजेज उसी दिन कर लेते हैं और हाफ नेक्स्ट चली जाती हैं। अब देखिए 125 की हमारी पेमेंट टू अकाउंट्स, वेजेस, टैक्सेस, अदर एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, ये वैसे उसने निकाला है, ठीक है। कैश डिस्बर्समेंट हमने कहा कैश डिस्ट्रीब्यूट किया है, अकाउंट रिसीवेबल्स को पेमेंट भी की है, ठीक है। 275, 438, 362 एंड 338। तो दोनों को माइनस करके हमारे पास नेट कैश फ्लो आ गया। तो कैश बैलेंसेस हमारे पास है, बिगिनिंग कैश 100 था, हमने नेट कैश इनफ्लो हुआ 133 का, ये कैश इनफ्लो है। एंडिंग कैश बैलेंस दोनों को जमा करके आ गया। मिनिमम कैश बैलेंस हमने 50 रखना है, तो 183 हमारे पास सरप्लस है। अब ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, नेट कैश बैलेंस अब ये यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास 50 का हमने रखना था, तो हमारे पास डेफिसिट आ गया 88 का, फिर डेफिसिट आया और फिर हम सरप्लस में आ गए। तो ये कैश का उतार चढ़ाव चलता रहता है, कभी हम डेफिसिट में चले जाते हैं, कभी हम सरप्लस में आ जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट काम की बात ये दो टर्मिनोलॉजीज न्यू है, इनको देख लें। अनसिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जिनके अगेंस्ट कोई कमिटमेंट नहीं होती। कमिटेड बीइंग फॉर्मल अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग कमिटमेंट फी, नॉन कमिटेड बीइंग अ फॉर इनफॉर्मल चैनल इन्वॉल्व लेसर पेपर वर्क, रिवॉल्विंग क्रेडिट अरेंजमेंट ओपन आर 2 और मोर ईयर्स। अनसिक्योर्ड लोन में जिस तरह जुबानी लेन देन है या उधार पे चीज़ ले है, कुछ नहीं बस उसने नोट कर लिया, तो वो अनसिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी में आ जाता है। सिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिनमें प्रॉपर साइनिंग एग्रीमेंट होते हैं, बारो रिस्पॉन्सिबल इवन इफ रिसीवर्स आर नॉट कलेक्टेड। जैसा बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, कोई प्रॉमिसरी नोट साइन होता है, यानी कि प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसको सिक्योर्ड लोन्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल, इसका कोई जरूरत नहीं है। जी नेक्स्ट हमारे पास आ गया फ्लोट एंड कैश मैनेजमेंट। The basic objective in cash management is to keep the investment in cash as low as possible while still operating the firm's activities efficiently and effectively। ये बड़ी जबरदस्त उसने बात यहाँ पे की है कि हमें कैश को इस तरह से मैनेज करना है कि हमें कैश बहुत ज़्यादा स्पेयर अपने पास नहीं रखना, मिनिमम कैश रखना है, लेकिन उतना रखना है जिससे हम इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अपने मामला को हैंडल कर सकें। Firm must invest temporarily idle cash in short-term marketable securities having lower default risk and most are highly liquid। फर्म मस्ट इन्वेस्ट टेम्परली आइडल कैश। फर्म जो है वो इन्वेस्ट आइडल कैश में इन्वेस्ट करती है, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज है शॉर्ट टर्म, यानी कि आइडल कैश को फर्म ने मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया, और लेकिन उनमें किया जो हाईली लिक्विड है कि अगर अर्जेंटली पैसों की जरूरत पड़ी तो हमें पैसे अरेंज करने आसान हो। रीजन ऑफ होल्डिंग कैश, कैश होल्ड करने की रीजन क्या होती है? 3 रीजन है, स्पेकुलेटिव मोटिव है, ट्रांजेक्शन मोटिव है और पिक्यूशनरी मोटिव है। ये तीनों के डेफिनेशन ये ध्यान में रखिएगा, यही काफ़ी है। इसमें आएगा स्पेकुलेटिव मोटिव में द नीड टू होल्ड कैश टू टेक एडवांटेज ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। हम किस लिए रुकते हैं कि कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें।
ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है? द नीड टू होल्ड कैश टू सेटिस्फाई नॉर्मल डिसबर्समेंट एंड कलेक्शन एक्टिविटीज, कि हमने कैश इसलिए होल्ड किया है अगर अचानक जरूरत पड़ जाए या कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े, किसी को कैश देना पड़े तो हमें कोई परेशानी ना हो। प्रिकॉशनरी में ये मोटिव क्या है? द नीड टू होल्ड कैश एज ए सेफ्टी मार्जिन टू एक्ट एज ए फाइनेंशियल रिजर्व। नीड टू होल्ड कैश एज ए सेफ्टी मार्जिन, कैश को होल्ड करना है फॉर सेफ्टी मार्जिन, यानी कि इतना कैश रखना है जो हमारे सेफ्टी के लिए हो, कि हमने उतना रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं किया हुआ, कि जितना हमें रूटीन में जरूरत है ऐसे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास लेसन नंबर 43 है, फ्लोट एंड कैश मैनेजमेंट। अब ये क्या है? मेरा ख्याल है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लें, फ्लोट एंड कैश मैनेजमेंट को, क्योंकि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का खत्म हो गया, तो 43 को हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।